नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानी 3 वर्ष का भाग 4 गार्गी की आवाज में। भाग 4। कहो जी रमेश, कल रात तुमने प्रायश्चित किया कि नहीं? अजीत कुमार ने पास वाली सीट पर बैठते हुए कहा। रमेश कुछ देर तक मौन रहा। उसने अजीत की ओर बड़ी गौर से देखा। इसके बाद धीरे से कहा, रोज रोज प्रायश्चित करना बेकार होगा। मैंने यह तय किया है कि एक साथ ही प्रायश्चित कर दिया जाए। इतना कहकर उसने किताब उठाकर पढ़ना आरंभ कर दिया। किताब छीनकर मेज पे रखते हुए अजीत ने कहा, यार इस वक्त पारा कुछ चढ़ा हुआ मालूम हो रहा है। इतनी नाराजगी ठीक नहीं। देखो, कल हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की हो चुकी है। इसका रमेश ने कोई उत्तर ना दिया। वह बाहर देखने लगा। भाई, कल जो कुछ हो गया उसे माफ करो। अब आगे से ना होगा। माफी की कोई जरूरत नहीं, रूखे स्वर में रमेश ने कहा। वाह रे तेरे नखरे! अजीत कुमार जोर से हंस पड़ा। उस रोज दिन भर रमेश अजीत कुमार से ना बोला और ना अजीत कुमार ने रमेश से ही कोई बात की। छुट्टी के समय अजीत ने कहा, मेरे यहाँ चलते हो? नहीं धन्यवाद, मुझे कुछ काम है। दूसरे दिन भी अजीत कुमार और रमेश से अधिक बातचीत ना हुई। उस दिन फिर रमेश ने अजीत कुमार के साथ चलने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया। शाम को 4 बजे के करीब अजीत कुमार रमेश के कमरे में आया। रमेश उस समय पढ़ रहा था। वह उठकर खड़ा हो गया और फिर अजीत को कुर्सी पर बिठाकर स्वयं चारपाई पर बैठ गया। अजीत ने कहा, भाई तुम्हें मनाने आया हूँ। रमेश ने कहा, मैं नाराज भी हूँ जो आप मुझे मनाने दौड़े आए हैं। तुम नाराज नहीं हो? अच्छा तो चलो मेरे साथ घूमने चलते हो, मैं पढ़ रहा हूँ। अजीत हंस पड़ा। या तो मैं भी देख रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन यह भी कोई पढ़ने का वक्त है, तुम्हें चलना पड़ेगा। यह कहकर उसने रमेश के हाथ से किताब छीनकर मेज पर रख दी। देखिए, आप नहीं मानते। यह कहकर रमेश ने कपड़े पहने। दोनों कार पर बैठे। कार सिविल लाइंस में घुमा दी गई। पारफिट कंपनी की दुकान के सामने अजीत ने कार रोक दी। जरा मुझे कुछ कपड़े सिलवाने हैं क्योंकि कल मेरी वर्षगांठ है। चलो, कपड़े पसंद करने में मेरी थोड़ी सी सहायता कर दो। अजीत के साथ रमेश दुकान में गया। कपड़े देखते हुए अजीत कुमार ने रमेश से कहा, भाई रमेश, 4 सूट के कपड़े पसंद करने हैं। 2 के कपड़े तुम पसंद करो और 2 के मैं पसंद करता हूँ। देखिए किसकी पसंद अच्छी होती है। कपड़े पसंद कर लिए गए। अजीत ने दर्जी को अपनी नाप दी। अपनी नाप दे चुकने के बाद उसने दर्जी से कहा, तुम बाबू की भी नाप ले लो। नहीं, मुझे कपड़े नहीं बनवाने हैं। इतना कहकर रमेश 2 कदम पीछे हटा। अजीत ने रमेश का हाथ पकड़ लिया। दर्जी से उसने कहा, आप जनाब देखते क्या है? मैं तो कह रहा हूँ आप इनकी नाप लीजिए ना। रमेश की नाप ले ली गई। रमेश द्वारा पसंद किए हुए कपड़े की ओर संकेत करते हुए अजीत ने कहा, इन कपड़ों के सूट मेरे लिए बनेंगे, बाकी 2 के सूट रमेश बाबू के लिए बनेंगे। सूट कल शाम तक तैयार हो जाने चाहिए। कार पर बैठते हुए रमेश ने कहा, मिस्टर अजीत, आपने मेरे कपड़े क्यों सिलवा दिए? मेरी खुशी। लेकिन मेरे पास रुपए नहीं हैं और इतने महंगे सूट मैं पहन भी नहीं सकता। अरे भाई, रुपए अभी मैं दे दूंगा, मुझे धीरे धीरे देते जाना। मैं सूट नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा, देखा जाएगा। कार पैलेस थिएटर के सामने रुक गई। रमेश ने कहा, मुझे बोर्डिंग जाना है। अजीत हंस पड़ा। यार, तुमने तो मेरी जान आफत में कर रखी है। तुम समझते हो कि मैं तुम्हें चला जाने दूंगा? दूसरे दिन रविवार था। दोपहर के समय रमेश भोजन करके लेटा ही था कि उसके कमरे में एक चपरासी ने प्रवेश किया। चपरासी ने झुककर रमेश को सलाम किया। इसके बाद उसने कहा, महाराज ने अपनी वर्षगांठ के उपहार में कुछ चीजें श्रीमान के पास भेजी हैं। बरामदे में 4 कूली खड़े थे। 2 के ऊपर 2-2 कुर्सियां थीं। एक के ऊपर एक मेज थी और एक के ऊपर एक बड़ी सी दरी थी। अगल बगल वाले कमरों के लड़के चारों तरफ खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। रमेश ने कहा, इस सामान को ले जाओ और अपने महाराज को मेरी तरफ से धन्यवाद देते हुए कह देना कि मुझे इस सामान की जरूरत नहीं है। चपरासी ने झुक कर सलाम किया।
महाराज का हुक्म है कि अगर श्रीमान इस सामान को लेने से इनकार कर दे तो श्रीमान के दरवाजे पर यह सामान रखकर चले आना। इतना कहकर उसने कुलियों से सामान बरामदे में रखवा दिया और उनके साथ चलता बना। आसपास खड़े हुए लड़के हंसने लगे। एक ने कहा, कहो निरंजन, तो फिर हम लोग यह सामान आपस में बांट लें। इस पर सब लोगों ने एक स्वर में कहा, यार परमेश्वरी, बात तो तुमने लाख रुपए की कही। सामान कम था और लड़के अधिक। यह निश्चय करना कठिन था कि किसका बंटवारा किया जाए। काफी देर तक आपस में वाद विवाद होता रहा। अंत में परमेश्वरी ने कहा, हम लोग इन चीजों को आपस में नीलाम कर लें, रुपए आपस में बांट लिए जाएं, इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं रहेगी। सब लड़के इस बात पर मान गए और इस बार वे सामान की ओर घूमे। घूमते ही सबों ने एक स्वर में कहा, अरे। उस समय रमेश आखिरी कुर्सी कमरे में लिए जा रहा था। शाम के वक्त अजीत स्वयं रमेश के यहाँ आया। रमेश ने उस समय तक कमरे को पूरी तरह से सजा रखा था। अजीत ने कमरे को एक बार अच्छी तरह से देखा। इसके बाद वह मुस्कुराया। हाँ, अब किसी कदर ठीक हुआ है। इतना कहकर वह रमेश की ओर घूमा। तुम्हें मेरे यहाँ चलना होगा। मेरी सालगिरह के उपलक्ष्य में दावत है। मुझे तुम्हारे यहाँ जाने में कोई आपत्ति तो नहीं है, पर मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकता। अजीत हंस पड़ा। तो फिर भोजन ना करना, केवल फल खा लेना। रमेश को अजीत अपने घर ले गया। ड्राइंग रूम में ना ले जाकर वह उसको अपने बेडरूम में ले गया। उसने कहा, देखो, आज बड़े बड़े आदमी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनके बीच में तुम्हें चलना होगा। अपनी इस पोशाक में तुम्हें वहां जाना ठीक ना होगा। रमेश बोला, तो फिर उन लोगों से मिलने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तुम क्या मेरा अपमान करने के लिए मुझे यहाँ बुला लाए हो? अजीत ने एक बंडल खोलते हुए कहा, यार, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हो। फिर यह लंबी जिंदगी कैसे कटेगी? देखो, तुम्हारे कपड़े सिलकर आ गए हैं, उन्हें पहन लो। इतना कहकर अजीत कुमार ने 12 फीट के यहाँ का सिला हुआ सिल्क का सूट निकाला। मोजा, कमीज, कॉलर और टाई उसने अपनी ही निकालकर रमेश को पहनाई। सब कुछ पहनकर उसने रमेश को सिर से पैर तक देखा। उसके बाद वह जरा चिंतित हो गया। यार, एक बात तो भूल ही गया था। इन कपड़ों पर तुम्हारा यह डर्विशू जरा भी अच्छा नहीं लगता। देखो, तुम्हारी नाप का मेरे यहाँ कोई जूता निकल आए। जहाँ जूते रखे जाते थे वहां विलोकॉफ का एक अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड शू रखा था। अजीत ने उधर इशारा करते हुए कहा, इंग्लैंड से यह जूता मंगवाया था, लेकिन छोटा निकला। लौटाने की सोच रहा हूँ, लेकिन देखो, अगर तुम्हारे हो जाए तो फिर क्यों लौटाना पड़े। रमेश ने जूता पहना। वह उसके पैर में बिल्कुल ठीक था। सुसज्जित होकर रमेश ने अजीत के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। ड्राइंग रूम में 4 आदमी बैठे थे। सोफे पर एक सज्जन लेटे हुए थे। इनकी मूछें घनी और ऊपर की ओर उठी हुई थी। रंग जरा सांवला था, लेकिन चेहरे की बनावट अच्छी। आंखें बड़ी बड़ी थी, जिनमें लाल डोरे पड़े थे। सुरमे की लीक आंखों के बाहर निकली थी। एक महीन मलमल का कुर्ता पहने हुए थे, जिसकी बाहें चुनी हुई थी। कुर्ते के मुड्ढों और चाक पर बेल लगी थी। कुर्ते के नीचे जालीदार बनियान थी। महीन किनारे की बहुत महीन धोती पहने हुए थे। एक चुनी हुई टोपी मेज पर रखी थी। ये सज्जन अपनी नजर छत पर गड़ाए हुए बड़े मीठे स्वर में एक गजल का एक शेर बीर बीर गुनगुना रहे थे। वजह खामोशी के ना पूछें, आप मुझ दिलगीर से एक दिल पाया था, वह भी छिन गया तकदीर से। दूसरे सज्जन एक कुर्सी पर बैठे हुए सिगरेट का धुआं छोड़ रहे थे। इनकी आंखें बंद थी। ये बीच बीच में पहले सज्जन के शेर पर वाह वाह भी कह दिया करते थे। तीसरे सज्जन एक कुर्सी से टिके खड़े थे और ऐसा मालूम होता था कि वे कलाबाजी खाने की बात पर गौर कर रहे हैं। इनका शरीर लंबा और गठा हुआ, चेहरा सुंदर, रंग गोरा। चमड़े का एक राइडिंग बूट इनके पैर पर शोभित था, जिस पर चमकती हुई एड़े लगी थी। बूट पर ब्रीचेस थी और उस पर हंटिंग कोट। इनके एक हाथ में जॉनी वॉकर शराब का अद्धा था और दूसरे में एक शीशे का ग्लास। ये सज्जन बोतल को ग्लास समझे हुए थे और ग्लास को बोतल, इसलिए ये ग्लास से बोतल में शराब उड़ेल रहे थे और बहुत नाराज थे कि ग्लास से बोतल में शराब क्यों नहीं गिर रही है। चौथे सज्जन कमरे में टहल रहे थे और धीरे धीरे अपने को तथा मिलने वालों को गालियां दे रहे थे। ये कभी कभी तीसरे सज्जन की ओर कुछ भय से, कुछ क्रोध से और कुछ ललचाई आंखों से देख लेते थे। ये सज्जन भागलपुरी सिल्क का सूट पहने हुए थे,
जिस पर बाजार में बिकने वाली बंधी हुई 2 टाई लगी थी। कमीज पर सोने के बटन थे और कोट में पीतल के दोहरे बदन के आदमी थे, रंग गेहुआ और मूछें आधी। इनका हैट चपरासी ने बाहर ही उतरवा लिया था, इसलिए ये नाराज थे। कमरे में अजीत कुमार के प्रवेश करते ही जो सज्जन टहल रहे थे एकाएक रुक गए। जोर से चिल्लाकर उन्होंने कहा, देखिए कुंवर साहब, आप अपने चपरासी को जल्द यहाँ से निकलवा दें। उसने मेरा हैट दरवाजे पर ही उतरवा कर रख लिया है। जानते हैं साहब, आपने मुझे अपने यहाँ आमंत्रित किया है, इसके माने यह नहीं है कि आप चपरासी से मेरी इज्जत उतरवा ले। ये अभी अपनी बात खत्म भी न कर पाए थे कि ब्रीचेस पहने हुए सज्जन बोल उठे, जनाब, आप हैं बुजदिल। चपरासी साले की क्या मजाल कि वह किसी रईस की इज्जत उतार सके। मुझसे उस चपरासी के बच्चे ने जो हैट मांगा तो मैंने वह जोर का तमाचा दिया है कि वह लेट गया। इतना कहकर ये सज्जन जोर से हंस पड़े। इन तीसरे सज्जन की बात सुनते ही कुंवर अजीत कुमार सिंह बाहर दौड़े। चपरासी उस समय तक होश में आ गया था। वह दरवाजे से कुछ दूर हटकर खड़ा था। उसके चेहरे पर 5 उंगलियां साफ बनी हुई थी। अजीत कुमार कमरे में लौट आए। इस समय सब लोग बैठ गए थे। केवल ब्रीचेस पहने हुए सज्जन शराब और बोतल का झगड़ा सुलझाने में व्यस्त थे और रमेश एक कोने में खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था। अजीत ने ब्रीचेस पहने हुए सज्जन से कहा, कुंवर साहब, क्या मामला है? ग्लास को जमीन पर पटकते हुए उन्होंने कहा, जनाब, इस बोतल में शराब ही नहीं, फिर पीऊं क्या? दुकानदार साले ने ठग लिया, पिस्तौल मार दूंगा, पिस्तौल। इतना कहकर उन्होंने बोतल मेज पर रख दी और दरवाजे की ओर बढ़े। अजीत ने बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। अजी कुंवर साहब, क्या यह आपको शोभा देता है कि आप उसकी दुकान पर जाएं और उससे झगड़ा करें? मैं अपने नौकर को भेज देता हूँ, लेकिन नौकर को मेरी पिस्तौल दे दीजिएगा और कह दीजिएगा कि बिना उसको गोली मारे वह वापस ना आए। यह कहकर उन्होंने अपनी जेब से ब्राउनिंग पिस्तौल निकालकर अजीत कुमार को दे दिया। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, बैठिए, अभी सब इंतजाम करवाता हूँ। इतना कहकर अजीत ने उन्हें कुर्सी पर बिठा दिया। रमेश को अपने पास बुलाकर अजीत ने अपने मेहमानों से कहा, मैं आप लोगों को अपने मित्र मिस्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव का परिचय करवाता हूँ। आप मेरे साथ पढ़ते हैं और दर्जे में सबसे तेज हैं। इसके बाद उसने पहले सज्जन की ओर इशारा करते हुए कहा, आपका नाम राजा राम प्रताप सिंह है और रियासत के ताल्लुकदार हैं। आपका न्यास हासिल करके बड़ी खुशी हुई। रमेश से हाथ मिलाते हुए राजा राम प्रताप सिंह ने कहा, और आप बुंदेलखंड की रियासत के जागीरदार हैं तथा आपका नाम ठाकुर केसरी नारायण सिंह है। कीम खाब की शेरवानी पहने हुए सज्जन की ओर इशारा करते हुए अजीत कुमार ने कहा, लीजिए, आप सिगरेट पीते हैं? सिगरेट केस लेकर रमेश की ओर बढ़ाते हुए ठाकुर केसरी नारायण सिंह ने कहा, और आप राजपुताना की रियासत के राजा के तीसरे पुत्र हैं और आपका नाम कुंवर रिपुदमन सिंह है। ब्रीचेस पहने हुए सज्जन की ओर संकेत करते हुए अजीत ने कहा। कुंवर रिपुदमन सिंह ने खड़े होकर रमेश को फौजी सलाम किया। मैं पोलो खेलता हूँ, आपको भी इससे शौक मालूम होता है। इतना कहकर वे बैठ गए। और आपका नाम लाला अंबिका प्रसाद सिंह है, आप बिहार के इलाकेदार हैं। चौथे सज्जन से परिचय कराते हुए अजीत कुमार ने कहा। लाला अंबिका प्रसाद सिंह ने अपना मुख दीवार की ओर फेर लिया। अजीत कुमार ने चपरासी को संकेत किया। वह एक ट्रे में शराब के गिलास ले आया। रमेश ने पीने से इनकार कर दिया। शराब के दौर चलने के बाद सब लोग डाइनिंग हॉल में गए। रमेश ने कहा, देखिए, मैं ना खाऊंगा। अजीत मुस्कुराया। भाई, जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वे सबके सब ढकियानुसी हैं। आज तनिक भी भ्रष्टाचार नहीं है। खाना महाराज ने बनाया। भोजन करने के बाद सब मेहमान विदा हो गए। अजीत रमेश को स्वयं बोर्डिंग पहुंचाने गया। चपरासी ने कार से उतारकर एक चमड़े का बैग रमेश के कमरे में रख दिया। रमेश ने पूछा, यह क्या है? तुम्हारे कपड़े, अजीत ने गंभीरता पूर्वक कहा, और याद रखना, तुम मेरे उपहार को अस्वीकार करके मेरा अपमान करोगे। और इसी के साथ भाग 4 समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पार्ट 5 मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगी। हैव अ गुड डे।